आज के लिए राजस्थान शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी कि रीट के लिए मैथ पेडागोजी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो सबसे पहला क्वेश्चन है गणित विज्ञान है, यानी कि गणित एक विज्ञान है। ये तो हमने पिछली वीडियो में देखा था। गणित क्या है? गणित एक विज्ञान है। किसका विज्ञान है? अंकों का विज्ञान ना। तो ये चीज़ पिछले उसमें दी गई थी, पिछली वीडियो में क्वेश्चन आया था। और तार्किक विज्ञान, गणित क्या है? तार्किक विज्ञान है। तो इसी में ये चीज़ पूछे गणित विज्ञान ही किसका विज्ञान है? ए स्थान, बी शिक्षा का, सी गणनाओं का और डी मानव जीवन का। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी गणनाओं का विज्ञान है। तार्किक विज्ञान भी है और ये गणनाओं का विज्ञान है। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है गणित सभ्यता और संस्कृति का दर्पण है, ये किसने कहा था? गणित क्या है? सभ्यता और संस्कृति का दर्पण है, यह किसने कहा था? पिछली वीडियो में भी इस टाइप का एक क्वेश्चन आया था, सभ्यता और संस्कृति से जुड़ा हुआ। यानी गणित एक एनवायरनमेंट में जो प्रयोग होता है वो कौन सा? सामाजिक एनवायरनमेंट। तो उसी से जुड़ा हुआ ये गणित सभ्यता और संस्कृति का दर्पण है। ये कथन किसने कहा था? ये ऑप्शन है बेकन, बी है होगबैन, सी लॉक और डी ऑप्शन है आपका डटन। तो आपका राइट आंसर है बी, होगबैन ने कहा था कि गणित सभ्यता और संस्कृति का दर्पण है। तीसरा क्वेश्चन है आपका प्राथमिक स्तर पर गणित का क्या महत्व है? प्राथमिक स्तर पर गणित का महत्व बताना है यहाँ पे, प्राथमिक लेवल पर, प्राइमरी लेवल पर। तो ए है सांस्कृतिक, बी सामाजिक, सी धार्मिक और डी है आपका मानसिक। तो प्राइमरी लेवल पर मैथ का जो महत्व है वो मानसिक रूप से महत्व है, यानी कि मानसिक बच्चों के मानसिक विकास के लिए गणित बहुत महत्वपूर्ण है प्राइमरी लेवल पर, क्योंकि गणित एक तार्किक विज्ञान है, गणित एक गणनाओं का विज्ञान है और दोनों ही कार्यों से बच्चे का मानसिक विकास होता है। चौथा क्वेश्चन है मूल्यांकन का निकटतम संबंध होता है। मूल्यांकन का सबसे नज़दीकी संबंध किससे होता है? विषय वस्तु से, बी है मूल्यांकन प्रविधियों से, सी है उद्देश्यों से और डी है सीखने की क्रियाओं से। तो आपको पता है जो मूल्यांकन का सबसे निकटतम संबंध होता है, वैसे तो मूल्यांकन का जो है विधियों का भी उपयोग किया जाता है मूल्यांकन के लिए, अनेक विधियों का, किस विधि से मूल्यांकन करना है, और विषय वस्तु, सीखने की क्रियाएं, ये सारी चीज़ें। पर सबसे जो निकटतम जो संबंध होता है उसका मूल्यांकन का, वो होता है उद्देश्यों से। यानी कि उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए मूल्यांकन किए जाते हैं। ये सीधा सीधा सबसे महत्वपूर्ण और सबसे निकटतम संबंध होता है उद्देश्यों से मूल्यांकन का। पांचवा है उपलब्धि परीक्षण एवं नैदानिक परीक्षण में अंतर बताना है। यहाँ पे उपलब्धि परीक्षण और नैदानिक परीक्षण जो अंतर है उसका आधार क्या है? अंतर का आधार, ठीक है, अंतर का आधार बताना, किस आधार पर अंतर किए गए हैं उपलब्धि परीक्षण और नैदानिक परीक्षण में। ए उद्देश्यों का, बी प्रकृति का, सी कठिनाई सत्र का और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इनमें कठिनाई स्तर से में भी कोई अंतर नहीं किए गए हैं, उद्देश्यों के आधार पर भी कोई अंतर नहीं किए गए हैं, बल्कि उपलब्धि परीक्षण और नैदानिक परीक्षण में जो अंतर किया गया है वो आपका प्रकृति के आधार पर किया गया है। यानी कि जो उपलब्धि परीक्षण है उसकी प्रकृति कैसी है और नैदानिक जो परीक्षण है उसकी प्रकृति क्या है, इस आधार पर इनका अंतर किया गया है। छठा क्वेश्चन है मनुष्य के जीवन की गतिविधियों में गणित का सर्वाधिक उपयोग होता है, वह है। मनुष्य के जीवन की गतिविधियों में, यानी कि मानव अपने जीवन में जो गतिविधियाँ करता है उनमें क्या है? गणित का वो सबसे अधिक उपयोग करता है। ठीक है। तो वह कौन सी गतिविधियाँ हैं जिनमें गणित का सबसे ज़्यादा उपयोग मनुष्य करता है? मनोवैज्ञानिक गतिविधियाँ हैं? नहीं, मनोवैज्ञानिक गतिविधियों में गणित का उपयोग मनुष्य सबसे ज़्यादा नहीं करता, करता तो है लेकिन सबसे ज़्यादा नहीं करता। सांस्कृतिक गतिविधियों में भी मैथ का उपयोग सबसे अधिक नहीं होता, उसमें भी सारी रीति रिवाजें चले आती हैं उनको, उसमें मैथ का इतना अधिक उपयोग नहीं है। आर्थिक गतिविधियों में भी इतना उपयोग नहीं है, वैसे इसमें डाउट है, शायद आर्थिक गतिविधियों में हो सकता है, लेकिन इसमें पूछा है कि मनुष्य के जीवन से जुड़ी हुई। तो मनुष्य आर्थिक जो गतिविधियां हैं वो मनुष्य के जीवन से अलग हटके हो गई, यानी कि वो एक व्यावसायिक जीवन के तौर पर आ गई आर्थिक गतिविधियां। इसलिए हम यहाँ पर जाएंगे सामाजिक ऑप्शन के साथ, ऑप्शन नंबर डी, यानी सामाजिक जो गतिविधियां हैं मनुष्य की, उनमें गणित का सबसे अधिक उपयोग होता है। यहाँ पे पूछा है मनुष्य के जीवन की गतिविधियां, ठीक है, ना कि क्या आर्थिक गतिविधियां जो है। अगर हम व्यावसायिक गतिविधियां देखते तो आर्थिक के साथ जा सकते थे, जबकि यहाँ पे राइट आंसर होगा आपका सामाजिक।
सातवां क्वेश्चन है, कौन सा कार्य अध्यापक से संबंधित नहीं है, यानी जो अध्यापक जिस कार्य को नहीं करता। ए योजना, बी मार्गदर्शन, सी शिक्षण। तो तीनों कार्य अध्यापक करता है। योजना भी अध्यापक द्वारा बनाई जाती है। योजना वो एक पाठ्यक्रम की योजना भी हो सकती है, और एक वो पीरियड एक जो तैयार करके जाता है एक शिक्षक एक कक्षा में शिक्षण के लिए, तो इस तरीके की वो सारी योजनाएं शिक्षक बनाता है। मार्गदर्शन भी ये यानी शिक्षक का एक कार्य ही फैसिलिटेटर का होता है, यानी कि मार्गदर्शक का होता है। ये सबसे प्रमुख कार्य है इस टीचर का। और शिक्षण, ये भी बिल्कुल शिक्षण भी टीचर करता है, अध्यापक एक शिक्षण भी करता है। जबकि बजट जो बनाना होता है वो एक शिक्षक का कार्य नहीं है, बल्कि एक बजट बनाना, अकाउंटेंट वगैरह जो होता है वो अलग श्रेणी में आ जाते हैं। तो ये बजट बनाना शिक्षक का कार्य नहीं है। 8वां क्वेश्चन देखें, सर्वाधिक प्रभावशाली शिक्षण सामग्री है, यानी शिक्षण सामग्रियाँ तो सभी हैं, पर यहाँ पे पूछा है सबसे अधिक जो है प्रभावशाली कौन सी है, यानी कि जिससे शिक्षण सबसे अधिक सबसे अच्छे तरीके से और स्थायी रूप से होता है, वो कौन सा है। ए है अप्रक्षेपित, बी है प्रत्यक्ष अनुभव, और सी है प्रक्षेपित, और डी है इनमें से कोई। आपका राइट आंसर होगा यहाँ पे प्रत्यक्ष अनुभव। यानी हम जिस चीज़ को ह्यूमन बींग्स या बच्चा या फिर बड़ा व्यक्ति जिस चीज़ को बिल्कुल सामने से अनुभव करता है, महसूस करता है, प्रत्यक्ष अनुभव, वो उसको स्थायी रूप से ग्रहण करता है। तो सबसे अधिक सर्वाधिक प्रभावशाली शिक्षण सामग्री क्या हुई, प्रत्यक्ष अनुभव। 9वां क्वेश्चन आपका, वस्तुनिष्ठ परीक्षण की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता क्या है। वस्तुनिष्ठ परीक्षण की जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण विशेषता है वो बतानी है। विश्वसनीयता, बी वैधता, और सी वस्तुनिष्ठता, और डी उपयुक्त सभी। तो आपका राइट आंसर होगा यहाँ पे उपयुक्त सभी। यानी एक वस्तुनिष्ठ परीक्षण वही होता है जिसमें इन तीनों ही चीज़ों का बिल्कुल पालन किया जाए, यानी विश्वसनीय भी हो, जिस उद्देश्य के लिए किए गए हैं, वैधता यानी कि उस उद्देश्य को प्राप्त करने वाले भी होने चाहिए, और वस्तुनिष्ठ भी वो होने चाहिए। तो तीनों ही क्या है, सर्वाधिक सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है एक वस्तुनिष्ठ परीक्षण के लिए। 10वां आपका लास्ट क्वेश्चन है, किसी त्रिभुज में दो भुजाओं की लंबाई का योग सदैव होगा। ये आपका पेडागोजी से हटकर क्वेश्चन है। तो इसमें ये बताना है, यानी दो भुजाएं हैं, और जो तीसरी भुजा, तीन भुजा होती है प्रत्येक त्रिभुज में, तो हम कोई भी दो भुजा लेंगे और एक तीसरी भुजा लेंगे, हम दो भुजाओं का योग करेंगे और फिर तीसरी भुजा से हम तुलना करेंगे या अनुपात करेंगे, तो वो कैसा होगा सदैव, तीसरी भुजा से छोटा होगा नहीं। और दो भुजाओं को जोड़ रहे हैं हम, तीसरी से तुलना कर रहे हैं, तो दो भुजाएं हमेशा बड़ी होंगी। तीसरी भुजा के बराबर भी नहीं होगा, बराबर हो भी सकता है, लेकिन वैसे अधिकतर हमेशा, यहाँ पे पूछा हमेशा की बात पूछी, यानी सदैव जो होगा दो भुजाओं का योग वो बड़ा होगा तीसरी भुजा से। कोई भी दो भुजा लेंगे, तीसरी भुजा से उसको तुलना करेंगे, हमेशा दो भुजाओं का जोड़ बड़ा होगा, ना तो बराबर होगा ना छोटा होगा। डी ऑप्शन आपका, तीसरी भुजा का 2/3 भाग होगा, 2/3 भाग, तो ये भी नहीं है। हमेशा क्या होगा, दो भुजाओं का जोड़ तीसरी भुजा से त्रिभुज में बड़ा होगा। ये थे आपके 10 क्वेश्चन आज मैथ के लिए।